वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2020 में रिलीज हुई एक जबरदस्त मलयालम ड्रामा मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम आपके स्क्रीन पर है, आप ही पढ़ लो। आप मूवी के बारे में बात करें तो सच में मूवी देखने के लायक है। कहने के लिए तो ये सिर्फ ड्रामा मूवी है, लेकिन मूवी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं और क्लाइमैक्स तो माइंड ब्लोइंग। आधी मूवी खत्म होने के बाद भी ऑडियंस को समझ में नहीं आता आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो रहा है। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर, बहुत ही मजेदार कहानी है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक छोटी सी हिस्ट्री को दिखाया जाता है। इस कहानी को हम काफी सारी बार सुन और देख भी चुके हैं। मतलब गौतम महर्षि अहल्या नाम की लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी गुजार रहे थे और अहल्या बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। इंद्रदेव अहल्या की सुंदरता को देखकर मदहोश होने लगा और उसको अपना बनाने की इच्छा की। मौका देखकर, मतलब जिस दिन गौतम महर्षि अपने घर में मौजूद नहीं होते, उस दिन इंद्रदेव गौतम महर्षि का भेष बदलकर अहल्या के पास जाता है। जब इन दोनों के बीच कांडवान हो रहा होता है, उसी वक्त असली गौतम महर्षि इन दोनों को इस हालत में देखकर इन दोनों को श्राप देने लगते हैं। गौतम महर्षि अहल्या को पत्थर बना देते हैं। बाद में श्री राम इस अहल्या को उसके श्राप से मुक्ति दे देते हैं। सो ये कहानी स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। खैर, दूसरे सीन में मूवी के मेन कैरेक्टर शांतनु को दिखाया जाता है और शांतनु को देखकर ऐसा लगता है कि वो घबराते हुए कहीं पर जा रहा है, शायद कोई इसको फॉलो कर रहा हो। इस तरह से हर बार में जब शांतनु कहीं पर जा रहा होता है तो कोई बंदा शांतनु के सर पे पत्थर से वार करके इसको बेहोश कर देता है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर शांति नाम की एक औरत को दिखाया जाता है। फिलहाल शांति स्नान और पूजा वगैरह करके अपने हस्बैंड के पास आती है, इसको भी नींद से जगाने के लिए। इसका हस्बैंड नींद से जागकर अपनी वाइफ के साथ थोड़ा रोमांटिकली बिहेव करने लगता है कि मैं तो बाद में रेडी हो जाऊंगा, चलो एक और राउंड ट्राई करते हैं। इस तरह से ये दोनों दोबारा रोमांस करने लगते हैं। उसी वक्त शांति कहने लगती है, तुम फटाफट से निकलो, मेरे हस्बैंड आने का टाइम आ गया। मतलब ये बंदा शांति का प्रेमी होता है। उसके बाद शांति का हस्बैंड अपने घर वापस आता है, जो एक DYSP होता है, मतलब पुलिस वाला। घर पर आते ही ये पुलिस वाला अपनी बीवी को हक करने की कोशिश करने लगता है। शांति कहने लगती है कि पहले आप जाकर स्नान करके फ्रेश अप वगैरह हो जाइए, जब तक मैं खाना लगाती हूँ। इस तरह से जब वो पुलिस वाला स्नान करने के लिए बाथरूम में जाता है, उसी वक्त दूसरे कमरे से कोई गिरने की आवाज आती है। पुलिस वाला पूछने लगता है कि क्या हुआ। उसकी बीवी कहने लगती है, अरे कुछ नहीं, बिल्ली आ गई है घर में। उसके बाद डिनर करते वक्त शांति अपने हस्बैंड से पूछने लगती है कि हर रोज आप लेट क्यों आ रहे हो। पुलिस वाला कहने लगता है कि एक्चुअली मैं और हमारी टीम एक चोर को ढूंढ रहे हैं। चोरी करने का स्टाइल बहुत ही अलग है उसका। पहले तो वो बंदा घर की औरतों को हनी ट्रैप में फंसाता है, उसके बाद घर के अंदर जाकर कीमती चीजें चुरा लेता है। अब तक हमारे पास काफी सारे केसेस आए हैं, मेरी सारी टीम उसी कोशिश में लगी है। उसी वक्त इंस्पेक्टर इस DYSP को फोन करके एक और खबर सुनाने लगता है कि सर हमारे पास एक और केस आया है कि उस चोर ने एक और औरत को ट्रैप करके कुछ चीजें चुरा ली। तो ये DYSP फटाफट से अपने पुलिस स्टेशन पर चला जाता है। दूसरे सीन में एक चाय वाला लड़का किसी होटल के रूम में आकर एक बंदे को उसकी नींद से जगाकर उसको चाय देने लगता है और एक्चुअली ये बंदा और कोई नहीं, शांतनु होता है। वही मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। शांतनु इस लड़के से कहने लगता है, अरे यार मैं तो अच्छा खासा ख्वाब देख रहा था, नैनातारा और समंता मेरे साथ डांस कर रही है, बीच में तुमने मेरा ख्वाब तोड़ दिया। दूसरे सीन में त्रिशा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। इसके हस्बैंड का नाम होता है थॉमस, जो एक बिजनेसमैन होता है। फिलहाल इसका हस्बैंड थॉमस कुछ बिजनेस काम से दूसरे शहर पर जाने लगता है और इसी घर के सामने शांतनु भी होता है। शांतनु और त्रिशा को देखकर ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। इशारों इशारों में ही ये दोनों आज मिलने का प्लानिंग बनाते हैं। दूसरे सीन में चंद्रन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। एक्चुअली शांतनु इसी चंद्रन के पास काम करते रहता है। शांतनु चंद्रन को फोन करके कहने लगता है कि अरे भाई, वो लड़की तो कम्प्लीटली मेरे प्यार में पागल हो चुकी है, जल्द ही आपका काम खत्म हो जाएगा। चंद्रन कहने लगता है कि तुम अपने लिए कुछ भी लो, लेकिन उसके घर में एक बहुत ही कीमती क्रॉस है, मुझे वो चाहिए बस। शांतनु कहने लगता है, अरे भाई आप फिक्र मत करो, मुझे जानते हो ना आप। सो रात होने के बाद शांतनु चोरी चुपके त्रिशा के घर में जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चारों तरफ कैमरेस लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही मुश्किल से कैमरेस से बचते बचाते हुए त्रिशा के घर के अंदर आता है। मतलब दीवार वगैरह चढ़कर जब मेन दरवाजे के पास आता है तो ये दरवाजा अपने आप ओपन होता है। घर के अंदर एंटर होता है तो दरवाजा अपने आप बंद भी हो जाता है। बाद में पता चलता है कि एक्चुअली त्रिशा इसका ही इंतजार कर रही थी। पूछने लगती है कि इतना लेट क्यों किया तुमने। शांतनु कहने लगता है कि अरे यार तुम्हारे पति ने तो चारों तरफ कैमरेस लगाया है,
बहुत ही मुश्किल से बचकर तुम्हारे पास आया तुमसे मिलने के लिए। इसी रोमांटिक फाइट के दौरान वहाँ की कुछ चीजें नीचे गिर जाती है। तेरेसा उन सारी चीजों को उठाकर दोबारा ऊपर रखने लगती है तो यहीं पर वो कीमती क्रॉस होता है। शांतनु जानबूझकर इस क्रॉस के बारे में पूछने लगता है। तेरेसा कहने लगती है थॉमस ने किसी दूसरे शहर से यहाँ पर लेकर आया, इसकी कीमत है तकरीबन 2 करोड़ रुपए, एंटिक पीस है ये। शांतनु पूछने लगता है अरे इतनी कीमती चीज तुमने बाहर कैसे रख दिया। तेरेसा कहने लगती है कि अगर चोर घर में घुस आएंगे तो पहले लॉकर पर जाएंगे, लेकिन लॉकर में कुछ ज्यादा पैसे नहीं और क्रॉस के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा, अब तो रखना ही पड़ेगा। इस तरह से तेरेसा उस क्रॉस को लॉकर में रख देती है। बाद में कांडमान होने के बाद जब तेरेसा स्नान कर रही होती है तो शांतनु उस लॉकर को ओपन करने की कोशिश करने लगता है। सोचने लगता है कि अक्सर अपना डेट ऑफ बर्थ ही पासवर्ड रखते हैं, इसका डेट ऑफ बर्थ पूछने लगता है। अब ये पागल लड़की यही सोचने लगती है कि मेरे बर्थडे के दिन कोई गिफ्ट लाना चाहता है शांतनु। इस तरह से डेट ऑफ बर्थ बोलने पर शांतनु थोड़ा बहुत ट्राई करके उस लॉकर को ओपन करके फाइनली उस कीमती क्रॉस को चुरा ही लेता है। तेरेसा को शक न हो इसके साथ थोड़ा रोमांटिक से बिहेव करके वहाँ से चला जाता है। खैर दूसरे दिन शांतनु चंद्रन के पास आता है। एक्चुअली चंद्रन दुनिया के लिए ट्रैवल एजेंसी का काम करते रहता है, लेकिन अंदर शांतनु की मदद से अमीर औरतों को हनी ट्रैप करवाते रहता है। फिलहाल चंद्रन के पास गौतम नाम का एक बंदा आया होता है। ये दोनों थोड़ा बिजनेस की बातें वगैरह करने लगते हैं। गौतम जाने के बाद शांतनु चंद्रन के पास आकर वो कीमती क्रॉस दिखाने लगता है। ये देखकर चंद्रन बहुत खुश होने लगता है। शाबाश बेटा, तुमने तो कर ही दिखाया। शांतनु कहने लगता है कि चंद्रन भाई मैं इस काम के लिए बहुत मेहनत की, बहुत रिस्क लिया मैंने, मुझे अच्छा सा अमाउंट चाहिए। चंद्रन कहने लगता है तुम फिक्र मत करो शांतनु, इसको बेचने के बाद मैं तुमको जबरदस्त अमाउंट पे करूंगा। अब शांतनु कहने लगता है कि चंद्रन भाई अब मैं छोटी मोटी चोरियां करना नहीं चाहता, बस एक बड़ा सा हाथ मार के लाइफ सेटल करना चाहता हूँ। चंद्रन कहने लगता है हाँ मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ। दूसरी तरफ जब वो पुलिस वाला टेंस में होता है तो शांति इस पुलिस वाले के पास आकर पूछने लगती है कि इतना टेंशन में क्यों हो। पुलिस वाला कहने लगता है कि उस चोर ने अब तक काफी सारी कीमती चीजें चुराई, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं भी हमारे घर के पास कुछ सीसीटीवी कैमरा से फिक्स करवा दूँ। तभी शांति गुस्सा करते हुए कहने लगती है कि आप मुझ पर शक कर रहे हो, मतलब अगर घर में सीसीटीवी कैमरास लगेंगे तो इसकी रासलीला सामने आ जाएगी, इसलिए अपने हस्बैंड पुलिस वाले से मना करने लगती है। तो ये पुलिस वाला अपनी बीवी की बात को मानकर कैमरास नहीं लगवाता, बस यही कहने लगता है कि वैसे भी पुलिस वाले के घर में कौन चोर घुसाएगा। हर दूसरे दिन वो तेरेसा शांतनु के पास आकर यही खबर सुनाने लगती है कि हमारे घर में जो वो कीमती क्रॉस था ना, अब वो नजर नहीं आ रहा। शांतनु भी ऐसे रिएक्ट करने लगता है कि इसको कुछ भी नहीं पता। तेरेसा कहने लगती है कि अगर ये बात मेरे हस्बैंड को पता चलेगी मुझे बहुत डांटेंगे। मेरे हस्बैंड घर पर वापस आने से पहले मैं इसका डुप्लीकेट बनवाना चाहती हूँ। तुमने कल उस क्रॉस की फोटो खींची थी ना, क्या वो फोटो मुझे सेंड कर सकते हो? तो शांतनु उसी तरह से वो फोटो तेरेसा को सेंड करने लगता है। इस तरफ थॉमस ऑलरेडी अपने घर पर आकर ये देख चुका होता है कि इसके घर में वो कीमती क्रॉस नहीं। उस पुलिस वालों को बुलाकर यही बात कहने लगता है कि मेरे घर से वो कीमती क्रॉस चोरी हो गया, बहुत ही एंटिक पीस है वो, प्लीज आप ही वो फाइंड आउट करके दीजिए। इसी बातों में तेरेसा अपने घर वापस आती है। थॉमस तेरेसा से उस क्रॉस के बारे में पूछने लगता है। तेरेसा कहने लगती है अरे वो क्रॉस तो मैंने लॉकर में रख दिया। इस तरह से लॉकर से डुप्लीकेट क्रॉस लाकर अपने हस्बैंड को दिखाने लगती है। थॉमस इस क्रॉस को देखकर कहने लगता है अरे ये तो फेक है। इस तरह से नीचे पटक कर अपने वाइफ को बहुत मारने पीटने लगता है कि असली क्रॉस कहाँ पर है। तभी वो पुलिस वाला थॉमस को रोकने लगता है। अरे तुम शांति रखो थॉमस, ऐसे डील नहीं करते, चुपचाप बैठ जाओ तुम। बाद में वो पुलिस वाला तेरेसा से यही बात पूछने लगता है क्या इस घर में कोई आया था, मतलब चोर वगैरह। अब तेरेसा सच नहीं बताती, चुपचाप अंदर चली जाती है। पुलिस वाला थॉमस को समझाने लगता है कि तुम एक बार सुकून से अपनी बीवी से बात करो, शायद वो कुछ जानती हो, मैं भी आस पास में पूछताछ करूंगा। उसी वक्त कमरे के अंदर से गन शॉट की आवाज आती है, मतलब तेरेसा आत्महत्या कर लेती है। मतलब अगर ये अपने हस्बैंड को सच्चाई बता देगी तो इसकी इज्जत जा सकती थी, इसीलिए इसने आत्महत्या कर लिया। उसी रात जब शांतनु अपने रूम में बैठकर चिल कर रहा होता है तो वो चाय देने वाला बंदा शांतनु के पास आकर कहने लगता है कि भैया तुम्हारे लिए पुलिस ढूंढ रही है। ये सुनने के बाद शांतनु शॉक में रह जाता है। फटाफट से उस होटल से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ऑलरेडी पुलिस वाले इसको देखकर पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। अब ऑफ कोर्स वहीं पर डीवाईएसपी भी होता है। वो भी शांतनु को चेस करते हुए फाइनली इसके पैरों पर गोली चला देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब कुछ शांतनु का एक बुरा ख्वाब है। फटाक से अपनी नींद से जाकर
चंद्रन को फोन करके किसी जगह पर ये दोनों मुलाकात करते हैं। इसी बातों ही बातों में चंद्रन से शांतनु को ये बात पता चलती है कि आज सुबह तेरेसा ने अपने आप को मार लिया। ये सुनने के बाद शांतनु शॉक में रह जाता है। चंद्रन से कहने लगता है कि भाई इस बार मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा, और वैसे भी पुलिस मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये काम मैं यहीं पर बंद कर देना चाहता हूँ। चंद्रन कहने लगता है ठीक है शांतनु, स्टॉप कर दो, लेकिन एक आखिरी हाथ मारते हैं। इस काम के बाद तुमको बहुत सारा अमाउंट मिलेगा और बाद में तुम दूसरे शहर चले जाना। कुछ दिनों पहले गौतम नाम का एक बंदा मेरी ट्रैवल एजेंसी पर आया था, तुमने देखा था ना? उसके घर में एक बहुत ही कीमती मूर्ति है, अहल्या की मूर्ति। उस मूर्ति को चुराना होगा तुम्हें। तुम उसके घर में किराएदार की तरह चले जाओ। मैंने ऑलरेडी गौतम से बात कर ली है। अब शांतनु भी आखिरी काम समझकर इस काम के लिए ओके कह देता है। दूसरे दिन शांतनु गौतम के गांव पर जाकर एक चाय की दुकान में बैठकर बस ऐसे ही चाय पीते रहता है। उसी चाय की दुकान में रघु नाम का एक बंदा होता है। गौतम के घर के बारे में पूछने पर रघु कहने लगता है कि आओ मैं खुद तुम्हें गौतम सर के घर के पास ले जाता हूँ। रघु शांतनु से यहाँ के आने की वजह पूछने पर शांतनु कोई ना कोई बहाना बनाने लगता है। शांतनु से ये भी कहने लगता है कि गौतम सर को गुस्सा बहुत ही जल्दी आता है, थोड़ा संभल कर बात करना उनसे। एक्चुअली ये रघु भी गौतम के घर में काम करते रहता है। इस तरह से घर दिखाने पर शांतनु घर के अंदर आने लगता है। तभी दरवाजे के पास एक सुंदर सी लड़की नजर आती है इसको। और यहाँ पर एक और बात यह है कि गौतम के घर में संस्कृत में बात करते रहते हैं। शांतनु अपने बारे में बताने पर ये लड़की, मतलब इस लड़की का नाम होता है अहल्या, घर के अंदर जाने के लिए कहती है। घर के अंदर गौतम होता है। गौतम भी कहने लगता है हाँ चंद्रन ने तुम्हारे बारे में बताया। तभी चित्रा नाम की एक औरत शांतनु को चाय देने लगती है। जब ये दोनों किराए के बारे में बात कर रहे होते हैं तो चित्रा कुछ काम से बाहर जाने लगती है। अब शांतनु का सारा ध्यान अहल्या पर ही होता है, बस उसे ही देखते रहता है। तभी गौतम शांतनु से कहने लगता है कि वो मेरी बीवी है। यह सुनने के बाद शांतनु शॉक में रह जाता है कि इस बुढ़ऊ ने इतनी सुंदर लड़की कैसे पटा ली। गौतम घर की चाबी देते हुए कहने लगता है कि वो कमरा बहुत ही पुराना है, तुम खुद साफ सफाई कर लो। अब शांतनु भी ओके कहकर उस कमरे पर जाकर साफ सफाई का काम स्टार्ट कर देता है। इसी काम के दरमियान में शांतनु के पास हरि और कृष्णन आते हैं। लोग इन दोनों को हरि कृष्ण कहकर बुलाते हैं और ये दोनों शांतनु से कमीशन के बारे में बात करने लगते हैं। मतलब जो कोई भी बंदा इस गांव पर आकर किराएदार की तरह रहता है तो वो बंदा इन दोनों को थोड़ा कमीशन देना पड़ेगा। शांतनु सोचने लगता है कि फ्यूचर में ये दोनों मेरे लिए काम आ सकते हैं। इस तरह से इन दोनों को थोड़ा कमीशन दे ही देता है। तभी गौतम अपने ऑफिस पर जाते हुए इस चीज को देखकर शांतनु से कहने लगता है क्या उन दोनों ने तुम्हारे पास भी पैसे हासिल कर लिया? इन दोनों का यही काम है, पता नहीं कब ये दोनों सुधरेंगे। खैर तुम अपना काम खत्म करके रेस्ट ले लो। थोड़ी देर के बाद शांतनु को किसी की गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। गौतम के घर के पास जाता है तो एक्चुअली अहल्या गाना गा रही होती है। पूछने लगता है क्या वो आप ही गाना गा रही थी? अहल्या कहने लगती है कि इस घर में मेरे अलावा और कोई नजर आया तुमको? शांतनु मुस्कुराते हुए इसकी तारीफ भी करने लगता है। दूसरी तरफ चित्रा बैंक पर जाकर थोड़े पैसे विथड्रॉ करके गौतम को फोन करके यही बात बताने लगती है। एक्चुअली इन दोनों के बीच कुछ कोडिंग की बातें चलती रहती है। मतलब चित्रा किसी को पैसे देने की बात कर रही होती है और गौतम को पसंद नहीं होता कि चित्रा उस बंदे को इतने सारे पैसे दे। ये दोनों किसके बारे में बात कर रहे होते हैं ये हमको लास्ट में पता चलेगा। दूसरी तरफ उस रघु को दिखाया जाता है और इस रघु को देखकर ऐसा लगता है कि ये बंदा भी थोड़ा टेंस में है। गाँव वाला कोई बंदा रघु के पास आकर इसकी वजह पूछने पर रघु कुछ भी जवाब नहीं देता, उल्टा उस बंदे के ऊपर गुस्सा करने लगता है। उसी रात शांतनु अपने कमरे में बैठकर किसी की स्केच ड्रॉ करके अपने कमरे की दीवार पर चिपकाने लगता है। एक्चुअली ये स्केच और किसी की नहीं अहल्या की होती है। तभी शांतनु ये देखता है कि रघु अंधेरे में किसी से बात करके वहाँ से बाहर जाते रहता है। इस चीज को ऑब्जर्व करके शांतनु रघु के पास जाकर इसी के बारे में पूछने लगता है कि इस अंधेरे में आप क्या कर रहे हो? रघु बहाना बनाने लगता है, अरे कुछ नहीं, रात के समय मैं बस ऐसे ही घूमता रहता हूँ, मैं यहीं पर काम करता हूँ ना, जाकर सो जाओ। उसी वक्त चित्रा शांतनु को वहाँ पर देखकर अपने पास बुलाकर पूछने लगती है कि रात के समय तुम कहाँ पर घूम रहे हो? शांतनु कहने लगता है बस मुझे आवाज सुनाई दी तो मैं बाहर चला आया। चित्रा कहने लगती है कि आधी रात को बाहर मत घुमा करो, जहरीले सांप होते हैं यहाँ पर। खैर सुबह होने के बाद शांतनु का वो स्केच पेपर हवा से उड़कर अहल्या के हाथ लगता है। जब शांतनु अपने कमरे की साफ सफाई कर रहा होता है तो अहल्या यही पेपर ले जाकर शांतनु को दिखाकर पूछने लगती है कि ये लड़की कौन है। शांतनु बहाना बनाने लगता है कि एक्चुअली मेरे विजन में जो भी चीजें अच्छी लगती है मैं उसका स्केच बनवाता हूँ, वही एक एग्जाम्पल है ये। इसी बातों ही बातों में अहल्या भी शांतनु की मदद करने लगती है उस कमरे की सफाई करने में। तभी शांतनु एक अलमारी से एक बक्सा बाहर निकालता है
अहल्या इस चीज को देखकर कहने लगती है कि वो मेरे सामान है, थोड़ा संभल के। इस बक्से को ओपन करने पर इसमें एक पत्थर भी होता है। पत्थर के बारे में पूछने पर अहल्या कहने लगती है कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, एक जादुई पत्थर है। मेरे पास एक मंत्र है, अगर इस पत्थर को अपने हाथ में लेकर वो मंत्र पढ़ोगे तो इंसान किसी भी शक्ल में आ सकते हैं। यह सुनने के बाद शांतनु इसकी बातों पर हंसने लगता है। थत, ऐसे थोड़ी होता है। अहल्या कहने लगती है कि अगर तुमको मेरी बातों पर भरोसा नहीं तो मैं तुमको जो मंत्र बोला उस मंत्र को पढ़कर मेरे बेडरूम में आ जाओ। अब शांतनु सोचने लगता है क्या सच में ऐसा पॉसिबल है, क्या सच में कोई जादुई पत्थर है। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। इस तरह से उस पत्थर को अपने हाथ में लेकर वो मंत्र को पढ़कर अहल्या के घर में जाने लगता है। घर में आते ही शांतनु को उस अहल्या की मूर्ति नजर आती है। एक्चुअली शांतनु इसी मूर्ति को चुराने के लिए यहाँ पर आया होता है। मूर्ति को देखकर ही समझ जाता है, अच्छा यही वो मूर्ति है। इस तरह से जब शांतनु इस मूर्ति को चुराने ही वाला होता है, उसी वक्त अहल्या अपने कमरे से बेडरूम से गाना गाने लगती है। शांतनु सोचने लगता है कि इस काम को तो बाद में किया जाएगा। इस तरह से पहले अहल्या के पास जाता है। अहल्या कहने लगती है कि तुमको मेरी बातों पर यकीन नहीं ना, एक बार तुम अपने आप को शीशे में देखो। तो शीशे में देखने पर शांतनु शॉक में रह जाता है, क्योंकि सच में शांतनु गौतम की तरह बदल चुका होता है। अहल्या मुस्कुराते हुए शांतनु से कहने लगती है, देखा यह सच में जादुई पत्थर है। शांतनु पूछने लगता है कि अब मैं अपने असली रूप में कैसे आऊँगा। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हॉस्पिटल में शांतनु का ट्रीटमेंट चलते रहता है। क्योंकि ये जख्मी था ना, शांतनु के पास ही पुलिस वाले भी होते हैं। भाई वो DYSP इंस्पेक्टर SI DYSP से कहने लगता है कि सर इस बंदे का नाम है शांतनु, ये किसी के घर पर चोरी करने के लिए गया और वहाँ की औरत को मारकर जब भाग रहा था तो उसका पति इसके सर पे वार करके बेहोश कर दिया। लेकिन सर यहाँ पर एक और शॉकिंग बात यह है कि शांतनु का ऑलरेडी एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मतलब इसने काफी सारे घरों में चोरी किया लेकिन किसी को भी नहीं मारा। इसके ऊपर यह पहला मर्डर केस लगा है। ये सुनने के बाद DYSP ही सोचने लगता है क्या सच में वो हत्या शांतनु ने किया या तो फिर कोई इस पर इल्जाम लगा रहा है। इसके बारे में अब पता करना ही होगा। इस तरह से शांतनु होश में आने के बाद शांतनु के पास जाकर इंक्वायरी करने पर शांतनु जो हुआ वो सारी चीजें बताने लगता है। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है, मतलब जब शांतनु ने अपने आप में गौतम को देखा था ना उस दिन। थोड़ी देर के बाद जब शांतनु दोबारा अपना चेहरा शीशे में देखता है तो इसका ही चेहरा नजर आता है, तब जाके इसको तसल्ली होती है। शांतनु कहने लगता है कि ये सब कुछ एक माइंड ट्रिक है, सब कुछ मेरा वहम, मैंने अपना रूप नहीं बदला। वैसे तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, एक बूढ़े बंदे से तुमने शादी कैसे की। अहल्या कहने लगती है कि एक्चुअली शादी होने के बाद मैं एक लड़के से प्यार करने लगी। इस तरह से शांतनु से इसकी कहानी सुनाने लगती है। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर इंद्रन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। एक दिन इंद्रन किराए घर के लिए ढूंढते हुए गौतम के घर के पास आने पर गौतम इसको एक कमरा दिखाने लगता है। पहले तो इंद्रन अहल्या को देखकर यही सोचने लगा था कि अहल्या गौतम की बेटी है और चित्रा गौतम की बीवी। चित्रा अहल्या की बड़ी बहन होती है। इंद्रन एक म्यूजिक कंपोज करने वाला बंदा होता है। एक दिन जब रघु से मुलाकात करता है तो रघु इंद्रन को देखकर अहल्या को दिखाकर कहने लगता है कि अहल्या मैडम भी गाना बहुत ही अच्छी तरह से गाती है, एक बार चांस देकर तो देखो। दूसरे दिन ये इंद्रन चित्रा से बस ऐसे ही बात करने लगता है, क्या सच में अहल्या गाना गाती है, अब क्यों नहीं गाती। बातों के दरमियान में चित्रा से इंद्रन को ये बात पता चलती है कि अहल्या गौतम की बेटी नहीं बल्कि बीवी है। ये सुनने के बाद इंद्रन के तो होश ही उड़ जाते हैं। एक्चुअली अहल्या को शादी से पहले ही गाने का, संगीत का बहुत शौक होता है। शादी होने के बाद गौतम अहल्या को संगीत मतलब गाना गाने से रोकते रहता है और इसी तरह हर रात इसके साथ जबरदस्ती करते रहता है। यहाँ पर कुछ कारणों की वजह से अहल्या ने गौतम से शादी की होती है, लेकिन इंद्रन आने के बाद धीरे धीरे अहल्या इंद्रन को लाइक करती रहती है। एक दिन अहल्या इंद्रन की मदद करने के लिए उसके कमरे पर जाकर उसकी डायरी को पढ़ने लगती है। अब ये चीज इंद्रन देखकर उसके हाथ से अपनी डायरी को छीन लेता है कि दूसरों की डायरी पढ़ी नहीं जाती। एक अलमारी के ऊपर रख देता है। बाद में अहल्या थोड़ा रोमांटिकली जिद करने पर इंद्रन अहल्या को अपनी गोदी में उठाता है उस डायरी को हासिल करने के लिए। उसी वक्त इंद्रन के 3 फ्रेंड्स इंद्रन के पास आकर इस नज़ारे को देखकर इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एक्चुअली कुछ दिनों पहले इंद्रन का पैर का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। इंद्रन को देखने के लिए ही इसके 3 फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं। ऊपर से ये गाँव भी बहुत ही सुंदर होता है। इंद्रन अहल्या से अपने तीनों फ्रेंड्स को मिलवाने लगता है। इसके 3 फ्रेंड्स भी इन दोनों की बॉन्डिंग को देखकर समझ जाते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। एक दिन जब ये सारे लोग लोकल दारू पी रहे होते हैं तो अहल्या जानबूझकर इंद्रन को घर के अंदर ले जाती है इससे हेल्प लेने के लिए। ये चीज रघु देखकर शॉक में रह जाता है। अरे अहल्या की तो मैं मदद कर देता,
इंद्रन को क्यों लेकर जा रही है ये। खास बातों ही बातों में इंद्रन के फ्रेंड्स को ये बात पता चलती है कि अहल्या गाना भी गाती है। अहल्या से रिक्वेस्ट करने पर अहल्या गाना गाने लगती है। तभी गौतम अपने घर वापस आकर अहल्या का गाना सुनकर ये भी क्लैप्स बजाते हुए अहल्या को एक छापड़ भी लगाता है। इंद्रन और उसके फ्रेंड्स को डांटने लगता है कि मेरे घर में ये नाच गाना नहीं चलेगा, अगली बार ऐसी हरकतें मत किया करो। अब उसी वक्त इंद्रन के फ्रेंड्स अपना बोरिया बिस्तर बांध के वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद चित्रा इंद्रन के पास आकर सॉरी बोलने लगती है कि गौतम सर की बातों का बुरा मत मानो। गौतम अहल्या को बहुत टॉर्चर करता है। मैं अहल्या को इस नरक से निकालना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। जब से तुम यहाँ पर आए तो मैंने अहल्या के चेहरे पर खुशी देखी, मुस्कुराहट देखी। अगर तुम सच में अहल्या से प्यार करते हो तो अहल्या को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं तुम दोनों की मदद करूंगी। तो दूसरे दिन चित्रा जानबूझकर अहल्या को मंदिर के पास लाकर उसी तरह इंद्रन को भी बुलाती है। इन दोनों को अकेला छोड़ देती है एक दूसरे से बात करने के लिए। इंद्रन कहने लगता है कि अहल्या, मैं तुमको इस नरक से बाहर निकालना चाहता हूँ, मेरे साथ चली आओ। अहल्या बहुत डरने लगती है कि अगर ये बात मेरे हस्बैंड को पता चलेगी तो वो तुम्हें और मुझे मार देगा। अहल्या यही बात चित्रा को भी बताने लगती है। चित्रा कहने लगती है कि 3 दिन के बाद गौतम दूसरे शहर पर जाएगा, उस वक्त तुम दोनों ये गांव छोड़कर चले जाओ। इसके बारे में सोचो अहल्या। 3 दिन के बाद इंद्रन घर की चाबी देने के लिए अहल्या के पास आता है। उस वक्त अहल्या एक मॉडर्न ड्रेस में होती है। एक्चुअली एक दिन इंद्रन ने अहल्या से ये विश की थी कि मैं तुमको मॉडर्न ड्रेस में देखना चाहता हूँ। तो अहल्या इंद्रन की एक छोटी सी विश पूरी करने लगती है। अब गौतम और चित्रा भी घर पर मौजूद नहीं होते, तो ये दोनों घर में जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इसी दरमियान में इंद्रन गौतम के घर में उस अहल्या की मूर्ति को देखने लगता है। अहल्या मूवी की स्टार्टिंग में जो कहानी बताई गई वो कहानी इंद्रन को सुनाने लगती है। यह सुनने के बाद इंद्रन हंसते हुए अपने बैग से एक पत्थर निकालकर अहल्या को दिखाते हुए कहने लगता है कि ये मामूली पत्थर नहीं, मैजिकल पत्थर है। मेरे पास एक मंत्र है, अगर उस मंत्र को पढ़कर मैं तुम्हारे सामने आऊँगा तो मैं अपना भेष बदल सकता हूँ। तुम अपने बेडरूम में जाओ, मैं आता हूँ। अहल्या इसकी बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन फिर भी एक बार अपने बेडरूम में जाकर इंद्रन का इंतजार करती रहती है। उसी वक्त अहल्या को गौतम की आवाज़ सुनाई देती है। जब आंखें खोलकर देखती है तो इसके सामने इंद्रन होता है। अहल्या से कहने लगता है कि मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था, इस पत्थर में कोई मैजिक चीज वगैरह नहीं है, हमारे इस आखिरी पल को सुनहरे पल में बदलना चाहता हूँ। इस तरह से ये दोनों कांडवान करने लगते हैं। बाद में इंद्रन कहने लगता है कि मैं शहर पर जाकर एक अच्छा सा घर ढूंढता हूँ, उसके बाद तुम मेरे पास चली आना। तो अहल्या भी इसके लिए ओके कह देती है बहुत सोचने के बाद। उसी वक्त गौतम वापस अपने घर पर आने लगता है। ये देखकर अहल्या इंद्रन से कहने लगती है कि तुम फटाफट से पीछे वाले कमरे से चले जाओ, मैं संभाल लूंगी। बाद में अहल्या दरवाजा ओपन करने के बाद गौतम घर के अंदर एंटर होते हुए संस्कृत में बात करने लगता है कि दरवाजा खोलने में इतनी देरी क्यों। उसी वक्त दूसरे कमरे से कुछ आवाजें आने पर अहल्या बहाना बनाने लगती है, अरे कुछ नहीं, शायद बिल्ली होगी। गौतम कहने लगता है, अच्छा बिल्ली, रुको मैं देख कर आता हूँ। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। मतलब शांतनु यही सारी बातें उस पुलिस ऑफिसर को सुना रहा होता है ना। ये कहानी सुनने के बाद पुलिस वाला तो शॉक में रह जाता है। अपने बीवी की बात को याद करने लगता है कि एक दिन इसकी बीवी ने भी ऐसा ही एक जवाब दिया था। समझ लेता है कि इसकी बीवी का भी कोई बीएफ है। फटाफट से अपनी बीवी को फोन करके डांटने लगता है कि घर आने के बाद मैं तुम्हारी और तुम्हारे बीएफ की खाल निकाल दूंगा। दोबारा शांतनु के पास आकर आगे क्या हुआ ये पूछने लगता है। शांतनु दोबारा अपनी कहानी कंटिन्यू करने लगता है। इस तरह से जब अहल्या इंद्रन के बारे में शांतनु को बता रही होती है, उसी वक्त गौतम अपने घर पर आने लगता है। ये देखकर अहल्या शांतनु से कहने लगती है कि तुम फटाफट से बाहर चले जाओ, वरना गौतम हम दोनों पर शक करेगा। शांतनु को बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आता, इस जिसकी वजह से उसी कमरे में वो छुप जाता है। उसके बाद गौतम वापस अपने घर पर आकर अपने जूते खोलकर जब अपने कमरे में जाने वाला होता है तो ये अहल्या के बॉडी से गुजर जाता है। ये देखने के बाद शांतनु शॉक में रह जाता है, जिसका मतलब अहल्या एक आत्मा है। मैं इतने दिनों से आत्मा से बात कर रहा था। इस तरह से डर कर दूसरे दरवाजे से भागने लगता है। वहाँ पर भी ये गिर जाता है। उसी जगह पर शांतनु अहल्या की फोटो को देखता है जिस पर माला चढ़ी होती है, जिसका मतलब सच में अहल्या मर चुकी है। उसके बाद जब शांतनु भाग रहा होता है तो उसी वक्त गौतम शांतनु को देखकर यही सोचने लगता है कि शांतनु इतनी जल्दी जल्दी कहाँ पर भाग रहा है, क्या इसने कोई भूत वूत देख लिया क्या। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर पुलिस वाले गौतम के घर पर आते हैं। गौतम से कहने लगता है कि आपका कहना है कि वो शांतनु आपके घर में घुसकर कोई चीज चुराकर आपकी बीवी को मारकर जब भाग रहा था, आपने उसको जख्मी किया। गौतम कहने लगता है, हाँ डीवाईएसपी साहब यही हुआ। पुलिस वाला कहने लगता है, लेकिन हमारे पास जो गवाह है वो तो अलग ही कहानी बता रहा है। इस तरह से रघु को
गाड़ी से बाहर निकालता है और असली सच्चाई बताने के लिए कहता है। तो रघु असली कहानी पुलिस वालों को सुनाने लगता है। एक्चुअली रघु चित्रा से बहुत प्यार करते रहता है। चित्रा को इम्प्रेस करने के लिए रघु इसकी कामों में हाथ बटाते रहता है। चित्रा के दिमाग में एक अलग ही प्लान होता है। वो अहल्या को घर से बाहर भगाना चाहती है। मतलब अहल्या को घर से भगाकर ये गौतम से शादी करना चाहती है, क्योंकि गौतम अमीर बंदा है। चित्रा ऑलरेडी जानती है कि रघु इसको लाइक करता है, तो रघु को इस्तेमाल करने का सोच लेती है। रघु से कहने लगती है कि वो इंद्रन और अहल्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम उन दोनों की बात गौतम सर को बताओगे तो गौतम सर अहल्या को छोड़ देंगे। उसके बाद मैं गौतम सर से शादी कर लूंगी, और वैसे भी वो बूढ़ा बंदा है। हम दोनों गौतम सर को मार के इस प्रॉपर्टी पर हम दोनों राज करेंगे। सो उसी तरह से एक रात रघु गौतम के पास जाकर अहल्या और इंद्रन के बारे में बताने लगता है। गौतम इसकी बातों पर यकीन नहीं करता। दोबारा रघु से कहने लगता है कि जब वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तब मुझे फोन करके बुलाओ, मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा। उसके बाद जिस दिन इंद्रन वापस जा रहा था उस दिन इंद्रन और अहल्या ने मुलाकात किया था। वो चीज रघु देखकर गौतम को फोन करने पर गौतम फटाफट से वापस अपने घर पर आता है। और जब इंद्रन दूसरे रास्ते से भागने की कोशिश कर रहा था, गौतम फटाफट से कोई चीज लेकर इसके सर पे वार करके मार देता है और बाद में अपनी बीवी अहल्या को भी मार देता है। गौतम ने उन दोनों की लाश को ठिकाने लगाने का काम रघु को सौंपा होता है। अब रघु ये चीज चित्रा के लिए कर रहा होता है। ये सब कुछ होने के बाद चित्रा रघु को बुलाकर इसको थोड़े पैसे देकर कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कहती है, और तब तक गौतम और चित्रा की शादी हो चुकी होती है। रघु पैसे लेकर चित्रा पर हाथ डालते हुए कहने लगता है कि पैसे नहीं और भी मुझे कुछ चाहिए ना। तो चित्रा फटाक से रघु को एक छापड़ लगाकर दफा होने के लिए कहती है। सो तब जाके रघु को ये बात पता चलती है कि चित्रा ने इसको धोखा दिया, इसका इस्तेमाल किया। उसी रात रघु बहुत दारू पीकर चित्रा के बेडरूम पर जाता है। कहने लगता है कि मुझे ये पैसे काफी नहीं है, मुझे और भी कुछ पैसे चाहिए। इस तरह से चित्रा को भी बहुत दारू पिलाकर इसके साथ कांडमांड करने लगता है। उसी सुबह शांतनु अहल्या की आत्मा को देखकर डर के मारे जब भाग रहा था तो गौतम ने शांतनु को देख लिया। सोचने लगता है कि ये क्यों ऐसे भागने लगा। जब अपने कमरे में जाता है तो चित्रा के बाल बिखरे होते हैं। गौतम यही सोचने लगता है कि चित्रा और शांतनु का चक्कर चल रहा है। दारू की बोतल लेकर इसके सर पे वार करके चित्रा को मार देता है और दोबारा शांतनु को फॉलो करके एक पत्थर से उसके सर पे वार करके उसे बेहोश करके पुलिस कंप्लेंट दे देता है कि शांतनु ने मेरी बीवी को मारकर भाग रहा था। लेकिन पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन के दौरान रघु के बारे में पता लगती है। मतलब रघु गौतम और चित्रा को ब्लैकमेल कर रहा था। इसको पकड़कर पूछने पर सच्चाइयाँ सारी बाहर आती है। गौतम और रघु को मर्डर केस में गिरफ्तार कर लेते हैं पुलिस वाले, और फाइनल सीन में हम अहल्या को देखते हैं जो मुस्कुराती रहती है। अब मूवी के स्टार्टिंग में जो कहानी बताई गई वही कहानी इस मूवी की भी होती है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। गौतम महर्षि के प्लेस पर गौतम होता है, अहल्या के प्लेस पर अहल्या होती है, इंद्रदेव के प्लेस पर इंद्रन होता है, राम जी के प्लेस पर शांतनु होता है। मतलब शांतनु की वजह से ही गौतम की असली सच्चाई बाहर आ पाई। इसी की वजह से अहल्या की आत्मा मुक्त हो गई। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।